आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एक नए एपिसोड में। और लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि जिन्हों की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है और डांसुक उससे एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि उस दिन गेट के अंदर क्या हुआ था। तभी उसे अपने पीछे कुछ फील होता है। उसे वहाँ पर एक हाई ऑर्क दिखता है जिसको देखकर वो सोचता है क्या यहाँ आसपास कोई गेट ब्रेक हुआ है, और उसको देखते ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और उसको इस तरीके से अपनी तरफ आते हुए वो हाई ऑर्क देखकर उसे बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। तभी यहाँ पर सीन यहाँ पे कोरिया की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर कि हमें जिन्वू की मॉम और उसकी बहन दिखाई जाती है। और वो दोनों वहाँ पे सोफे पे बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, जिसपे कि यहाँ पर टीवी के अंदर बस जिन्वू की न्यूज़ ही चल रही होती है हर तरफ, जिसको देखकर वो ज़्यादा बहुत ही खुश होने लग जाते हैं दोनों। और वहीं उनके पीछे बेरू भी खड़ा होता है, जो कि वो भी वो न्यूज़ को देखकर खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे बेरू को कुछ फील होता है और वो रियलाइज़ करता है कि उसके किंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और उसको वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए होना चाहिए था। तभी यहाँ पर हमें थॉमस आंद्रे का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने कार में जा रहा होता है और अपने ड्राइवर से बोलता है जल्दी जल्दी रुको, यहीं पर रुको। क्योंकि थॉमस आंद्रे एक नेशनल लेवल का हंटर है, तो उसके सेंसेस बहुत ही ज़्यादा तेज है और उसने तुरंत ही ये सब फील कर लिया होता है कि जिन्वू जिन्वू वहाँ पर आ चुका है और वो जल्दी डांसुक को मार देगा। तभी वो गाड़ी रुकवा कर गेट तोड़कर वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाता है और भाग के आगे जाने लगता है और अपने ड्राइवर को बोलता है तुम जल्दी से मेरे को फॉलो करते हुए मेरे पीछे आ जाना। और उसके ड्राइवर वहाँ पे सोच रहे होते हैं पता नहीं हमें कितने नुकसान की भरपाई करनी होगी। और यहीं हमें तुरंत दोबारा से उसी खंडर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जिन्वू शैडो एक्सचेंज बोलकर आ चुका होता है और वह आते ही डांसुक के पेट में एक पंच मारता है, जिससे कि डांसुक बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। और यहाँ पर जिन्वू मुस्कुरा रहा होता है और उसके दोनों साथी बहुत ही ज्यादा ये सब देखकर घबरा गए होते हैं और डांसुक के मुंह से एक ही पंच में बहुत ही ज्यादा खून भी निकलने लग जाता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिन्वू तुरंत ही आकर अपने इन्वेंट्री में से एक पोशन निकालकर जिन्हों को पिलाने लगता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जिन्हों की एचपी बहुत ही ज़्यादा कम थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर जिन्वू की कोई भी पोशन उसके ऊपर काम नहीं करने वाला था। जिसपे कि यहाँ पर वो गुस्से में उन दोनों हंटरों से बोलने लगता है क्या तुम में से कोई एक हीलर है? अगर तुम में से कोई हीलर है तो जल्दी से इसको हील करो। लेकिन उन दोनों को कोरिया भाषा समझ नहीं आ रही होती है, जिसपे कि चश्मे वाला हंटर बोलता है सॉरी हमें कोरिया नहीं आती है। जिस पर डांसुक पीछे से आते हुए बोलता है वो तुम्हें उससे हील करने के लिए बोल रहा है। जिस पे कि हंटर दोबारा बोलता है अगर तुम चाहते हो कि हम इसे हील करें तो तुम्हारे हमें बॉस से परमिशन लेनी होगी। और यहाँ पर डांसुक बिल्कुल सही सलामत होता है, हालांकि उसकी एक पन से हालत तो थोड़ी खराब हो ही गई होती है। और ये बातें सुनकर जिन्वू को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जिसपे कि यहाँ पर वो जिन्वू एक चश्मे वाले हंटर को एक थप्पड़ मारता है और उसके सर को लेकर दीवार में मार देता है। और जिन्वू के एक ही अटैक से उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हुई होती है, वो अधमरा हो जाता है, हिल भी नहीं पा रहा होता है। जिसपे कि दूसरा हंटर डांसुक से बोलता है डांसुक तुमने तो बोला था यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है, हमें नहीं पता था कि यहाँ पर जिन्वू भी आ जाएगा और वो इस फाइट को शामिल कर लेगा। जिसपे कि यहाँ पर वो डरता हुआ जिन्वू से बोलता है मुझे मुझे माफ़ करो, मैं कोई एक हीलर नहीं हूँ, मैं तो एक कॉम्बैट। और जैसे ही उसने कॉम्बैट सुना जिन्वू को पता चल गया वो हीलर नहीं है और वो अपने अपने एक ही अटैक से उसको ज़मीन के अंदर घुसा देता है। और यहाँ पर जिन्वू की इतनी पावर देखकर डांसू को ये बात कंफर्म हो जाती है कि जिन्वू ने ही उसके भाई को मारा हुआ होता है। और यहाँ पर जिन्वू से बोलता है वो एक एस रैंक का हंटर है, तो प्लीज़ प्लीज़ तुम थोड़े से सतर्क रहना। जिसपे कि जिन्वू उससे बोलता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। और यहाँ पर डांसू जिन्वू से बोलता है मुझे मुझे पता था तुमने ही मेरे भाई को मारा है, बोलो अपने मुँह से कि तुमने ही मेरे भाई को मारा है। जिसपे कि जिन्वू यहाँ पर उसे रिप्लाई देता हुआ बोलता है तो तुम खुद ही जाकर उससे पूछ लो, मैं अभी थोड़ी देर में तुमको वहीं पहुंचाने वाला हूँ। और जिन्वू के इस एटीट्यूड को देखकर डांसुक को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए आता है। जिसपे कि जिन्वू उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसको पास से ही एक पंच मारता है और यहाँ पर लिटरली ब्रूस ली का 1 इंच पंच याद आ जाता है। और उसके इस पंच से यहाँ पर डांसुक बहुत ही दूर जाकर बिल्डिंग तोड़ता हुआ दीवार के मलबे में जाकर गिरता है। जिसपे कि उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि जिन्वू जिन्वू सीधा उसके ऊपर आकर बैठा हुआ है और वहां पर जिन्वू आते ही सीधे उसके सर को पकड़ लेता है। डांसुक यहाँ पे कुछ सिचुएशन को समझ पाता और कुछ करता उससे पहले ही जिन्वू यहाँ पर उसके सर को पकड़कर बार बार उसी मलबे में मारा जा रहा होता है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और वहाँ पर बस डांसुक के चिल्लाने की आवाज़ ही गूंज रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है थॉमस आंद्रे की और वो आते ही जिन्वू से कहता है तुम उसे छोड़ दो, क्या वो अभी जिंदा है? और यहाँ पर जिन्वू उसके पावर को सेंस कर लेता है और उससे बोलता है अभी तक तो वो जिंदा ही है।
जिसपे कि यहाँ पर जिनको को इस तरीके से रिप्लाई देता हुआ देखकर यहाँ पे डांसुक बोलता है तो तुम बातचीत में बिलीव रखते हो तो यहाँ पर फाइट की तो नौबत नहीं आएगी, तुम उसे जिंदा छोड़ दो और छोड़ दो उसे और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। जिसपे जिन्बू बोलता है अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं और इसे मार दूं फिर। जिसपे कि यहाँ पर थॉमस आंधे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तो फिर ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, एक कमांड होगा, एक नेशन लेवल हंटर का कमांड। जिसपे कि जिन्बू यहाँ पर डांसुक को उठाकर दूर फेंक देता है और यहाँ पर डांसुक हवा में उड़ता हुआ मुस्कुरा रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है मुझे मुझे पता था ऐसा ही होगा, मेरा बदला लो थॉमस आंद्रे, मैं इसको नहीं मार सकता लेकिन तुम मार सकते हो, तुम ही हो जो मेरा बदला लोगे। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू जिन्वू सीधा यहाँ पर वो थॉमस आंद्रे के आगे सामने आके खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और क्या हो। और यहाँ पर जिन्वू को ऐसा बोलता हुआ देखकर यहाँ पर थॉमस हैरान हो जाता है और बोलता है इसको अच्छे से पता है मैं एक नेशन लेवल का हंटर हूँ, लेकिन क्या फिर भी ये मेरे से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी यहाँ पर हमें एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है थॉमस के पास्ट के बारे में। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि थॉमस एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और यहाँ पर वो इतना ज़्यादा गरीब था कि उसके आस पड़ोस के लोग उसे बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा करते थे। लेकिन तभी रूलर्स ने उसे कुछ ऐसी पावर दी जिससे कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन गया। वो अपनी पावर की मदद से किसी को भी क्रश कर सकता था और जो कोई भी उसके सामने आता था वो कोई भी नहीं टिक पाता था। वो अब इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका था कि उसको अच्छे से पता था कि अपने सामने वाले को कैसे झुकाना है। वो अपने ताकत के बल पे दुनिया का सबसे ताकतवर हंटर बन गया और साथ ही में सबसे अमीर भी बन गया। और उसको ये बात तो रियलाइज हो चुकी थी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर पावर, असली पावर ही एक जस्टिस है। और उसको इतना एक्सपीरियंस तो हो ही चुका था कि किसी भी बंदे को अपने आगे कैसे झुकाना है। और ये सब बातें वो यहाँ पर जिन्वू से बोल रहा होता है कि अब तुम्हें कुछ भी होगा और तुम मरने होगे तो तुम अपने बात को यहाँ पर याद रखना, तुमने मुझसे क्या बोला था। तभी यहाँ पर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी हंटर्स अब आ चुके होते हैं। तभी उनके सामने कोई बिल्डिंग तोड़ता हुआ बाहर निकलता है और वहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि थॉमस आंद्रे होता है। और उन सबको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता है। वो सब सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा है, क्या सच में कोई थॉमस आंद्रे को छू भी सकता है। जिसपे कि वो सभी बोल रहे होते हैं थॉमस थॉमस क्या आप सही हैं। जिसपे कि थॉमस बोलता है सब वहीं रुक जाओ, इसको 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 तो मैं अकेले ही सबक सिखाऊंगा। अब ये भुगतेगा कि इसने क्या करा है। और थॉमस को इतने गुस्से में देखकर वहाँ से सारे हंटर पीछे की तरफ भागने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर हमें अंदर दिखाया जाता है जिन्होंने काइजल और इग्रिस को बाहर निकाल लिया होता है। और यहाँ पर जिन्वू इग्रिस से बोल रहा होता है तुम जल्दी काइजल के ऊपर बैठकर यहाँ पर जिन्हों को जहाँ पे भी कोई पास में हॉस्पिटल हो तुम जल्दी से इसे वहाँ पर ले जाओ वरना ये बच नहीं पाएगा। जिसपे कि इग्रिस वहाँ पे काजल पे बैठकर उठ के चले जाता है। वहीं पीछे जो भी हंटर आए हुए थे उन्होंने सभी ने अपने आर्मर्स वेपन्स वगैरह सब निकाल लिए थे और अब वो फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू ने भी अपने सारे साइड सोल्जर्स को बाहर निकाल लिया होता है और वो भी अब फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है। जिसपे कि थॉमस हंसते हुए कहता है ये हुई ना बात, अब आएगा असली मजा। साथ ही में ये वहाँ पर गुस्से में बोल रहा होता है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, डांसुक कौन था और मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। अब मैं बस तुमको मारना चाहता हूँ। तुमने मेरी प्राइड को ठेस पहुँचाया है और अब मैं अपनी प्राइड को दोबारा से रिस्टोर करूँगा। लेकिन फिर भी वो अपने आप को थोड़ा सा शांत करते हुए बोलता है मैं तुमको एक आखिरी चांस देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर जल्दी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो मैं कोई मुद्दा खड़ा नहीं करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर जिन्वू बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर करता है मिडल फिंगर ऊपर करके। और यहाँ पर डांसुक वो ज़्यादा देखकर तो और भी ज़्यादा बौखला जाता है और कहता है तुम्हें यही चाहिए तुम्हें, तो फिर ठीक है, फिर तुम इस बात के लिए भुगतोगे। तुम आखिरी चांस ना लेने का तुम्हें रिग्रेट होगा पूरी ज़िंदगी भर। और ऐसा बोलते ही वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लग जाता है। और यहाँ पे थॉमस की पावर का इम्पैक्ट और ऑरा इतना ज़्यादा होता है कि उसकी पूरी शर्ट लगभग जल चुकी होती है और आसपास की छोटी मोटी चीज़ें तो हवा में उड़ने लग जाती हैं जैसे कि ड्रैगन बॉल जी के टाइम में गोकू के साथ होता है। साथ ही में यहाँ पर उसका साइज़ भी बढ़ चुका होता है। और ये सब देखकर तो पीछे खड़े हंटर भी बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू के शैडो सोल्जर को दिखाया जाता है। जिन्वू की आर्मी भी अब लड़ाई करने को तैयार है। और तभी यहाँ पर जिन्वू अपने शैडो सोल्जर्स को बोलता है
है आगे बढ़ो और यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। और आप इस पिक्स के अंदर तो देख ही सकते हो कि कैसे यहाँ पर थॉमस की आर्मी और जिन्वू की आर्मी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जिन्वू के पास तो लगभग 4 गुना 5 गुना पता नहीं कि बहुत ज़्यादा ही शैडो सोल्जर्स होते हैं। और यहाँ पर वो टैंक्स अपने शील्ड को आगे करते हैं यहाँ पर डिफेंस के लिए, लेकिन यहाँ पर जिन्वू के शैडोज को कौन रोक सकता है। साथ ही वहाँ पर बहुत सारे जाइंट्स भी होते हैं। यहाँ पे जिन्वू के शैडो सोल्जर्स उन हंटर्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये तो होना ही था। और फाइनली फाइट स्टार्ट हो चुकी है, एक घमासान फाइट। और यहाँ पर हमें थॉमस आंद्रे दिखाया जाता है जो कि बड़ी आसानी से उन सभी शैडो सोल्जर्स को मार रहा होता है। जितने भी शैडो नाइट्स होते हैं उनको आसानी से मार रहा होता है। तभी रास्ते में टस्क खड़ा होता है जो कि हाइमन ऑफ प्रोटेक्शन का यूज कर रहा होता है, जिसपे कि थॉमस आंद्रे एक लंबी सी छलांग मारते हुए उसके शील्ड को तोड़कर उस पर एक अटैक करता है। टस्क को हराने के बाद यहाँ पर थॉमस बोलता है, मैंने सोचा था ये ताकतवर होगा, लेकिन ये सब तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ऐसा बोलते ही थॉमस सभी को बड़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन वहीं पर हमें बाकी के हंटर भी दिखाए जाते हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से हार गए होते हैं। हालांकि मरे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन्वू भी एक हंटर को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है। लेकिन तभी तभी वहाँ पर थॉमस आंद्रे की नज़र उस पर जाती है और वो अपनी पूरी स्पीड के साथ जिन्वू की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में बहुत सारे शैडो सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उनको रास्ते से हटाता हुआ जिन्वू की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है कि जिन्वू वहाँ पर तो है ही नहीं, जिन्वू वहाँ से गायब हो चुका है। लेकिन तभी उसकी नज़र जाती है जिन्वू ठीक उसके नीचे ही है और उस पर अटैक करने के लिए आ रहा है। जिन्वू उस पर अपने डैगर से अटैक करता है, लेकिन उसका उस पर कुछ ज़्यादा खास इफेक्ट होता नहीं है। जिसपे कि यहाँ पर थॉमस बोलता है, तुमने आखिर एक नेशनल लेवल हंटर को समझ क्या रखा है, मैं तुम्हें क्या कोई एक खिलौना लग रहा हूँ हाँ। और तभी ऐसा बोलते ही थॉमस उस पर एक पंच करता है और उसको हवा में उड़ा देता है। और वो अपने तभी टाइलिकनेसिस का यूज़ करने लगता है। और जिन्वू उसकी इस पावर को देखकर हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है, क्या टाइलिकनेसिस, आखिर ये बंदा है कौन और ये भी उस पावर को यूज़ कर सकता है। जिस पे कि यहाँ पर थॉमस जिन्वू से बोलता है, तो फिर जिन्वू कैसी लगी तुम्हें मेरी पावर, फील करो तुम अब हमारे डिफरेंस, हमारे बीच की डिफरेंस को, पावर गैप को फील करो तुम। और ऐसा बोलते ही वो जिन्वू को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। और यहाँ पर जिन्वू को कोई बात समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जिन्वू अपने कमांडर अथॉरिटी का यूज़ करने लगता है और उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स डालने लगता है। और यहाँ पर थॉमस की हालत ख़राब होने लग जाती है। और यहाँ पर थॉमस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर आखिर ये बंदा है कौन। ये एक मेज टाइप का हंटर है, हालांकि टेलीकिनेसिस भी मेज टाइप के हंटर ही करते हैं, लेकिन ये एक असैसिन टाइप के हंटर जितना स्पीड भी है इसके पास, आखिर ये इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। और यहाँ पर थॉमस उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है और इसी का फ़ायदा जिन्वू उठाता है। उसकी टेलीकिनेसिस पावर का फ़ायदा उठाते हुए जिन्वू पूरी स्पीड के साथ उसके पास आता है और उसे एक पंच मारता है। और बहुत टाइम बाद, और कहे जाए तो पहली बार ऐसा हुआ होगा कि थॉमस के मुंह से खून निकला है। और ये चीज़ देखकर बाकी सारे लोग भी और थॉमस भी शॉक हो जाता है, कहता है आखिर आखिर इसमें इतनी पावर आई कहाँ से, इस ये इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। मगर तभी जिन्वू उसके पास आ जाता है और कहता है, तुमने क्या कहा था मुझसे, मैं हमारे बीच की पावर गैप को फील करूं, मैं तो उसे फील कर चुका हूं और अब तुम्हारी बारी है, तुम भी उसे फील करो। और ऐसा बोलते ही वो चारों तरफ से फुल स्पीड के साथ उस पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर थॉमस की हालत ख़राब होने लगती है और वो कहता है, मैंने तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया, लेकिन अब तुम देखोगे मेरी पूरी पावर को। और ऐसा बोलते ही वो अपने पावर को रिलीज करने लग जाता है। और यहाँ पर तभी सीन शिफ्ट होता है ट्रैफिक के अंदर, जहाँ पर कि एडम और वो ड्राइवर अभी भी फंसे हुए होते हैं। जिसपे कि ड्राइवर एडम से बोलता है, क्या मुझे आप एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसपे कि एडम बोलता है, एक्सप्लेन करने का टाइम निकल चुका है, तुम हंटर नहीं हो इसलिए तुम फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, अगर ये थोड़ी देर चीज़ और चली तो इससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है। तभी यहाँ पर सीन दोबारा शिफ्ट होता है, हमें थॉमस दिखाया जाता है। और यहाँ पर थॉमस अपने पूरी तरीके से स्पिरिचुअल बॉडी में आ चुका होता है। और उसका ऐसा देखकर जिन्वू को कामिस की बात याद आती है कि कामिस ने उसे बताया था इस दुनिया में 5 ऐसे लोग हैं जिनके पास यहाँ पर रूलर्स की पावर है, और उसके ख्याल से थॉमस भी उनमें से एक है। तभी यहाँ पर हमें थॉमस की पूरी बॉडी दिखाई जाती है, उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को, और वो वहाँ पर जिन्वू की तरफ बढ़ रहा होता है।
और यहाँ पर थॉमस जिन्हों के पास आते ही अपने दोनों हाथों से उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उसके बस एक ही अटैक से यहाँ पर नीचे पूरी धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जिन्हों उससे बचता हुआ हवा में उड़कर जाकर एक बिल्डिंग के दीवार पे लटक जाता है। और तभी वहाँ पर थॉमस अपने अटैक कोलैप का यूज़ करता है और ये अटैक कोई और नहीं बल्कि उसके टेलीकिनेसिस का ही अपग्रेड मोड है, क्योंकि अब स्पिरिचुअल बॉडी में आ गया तो उसकी पावर और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। और वहीं पीछे दूसरी तरफ सारे हंटर चिल्ला रहे होते हैं, एक दूसरे को वहां पीछे हटने के लिए बोल रहे होते हैं। और तभी हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जिन्हों के जितने भी शैडो नाइट्स और शैडो सोल्जर होते हैं वो सभी उसी ब्लैक होल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। वो एनर्जी एक ब्लैक होल की तरह दिख रही होती है और ब्लैक होल की तरह ही रिएक्ट भी कर रही होती है, जिसपे कि चिन्वू भी सोच रहा होता है कितनी इनक्रेडिबल पावर है। अगर मैंने अपने कमांडर अथॉरिटी की मदद से अपने आप को रोक नहीं रखा होता तो मैं भी वहाँ पे खिंच गया होता। मगर तभी यहाँ पर थॉमस अपने उसी ब्लैक होल से एक ब्लास्ट करवाता है और उससे बचते हुए जिन्वू ऊपर एक पोल पे जाकर खड़ा हो जाता है। और हमें तभी दिखाया जाता है थॉमस के आसपास की पूरी जमीन पूरी तरीके से टूट फूट और क्लियर हो गई है। और थॉमस बोलता है मैं अगली बार अपना निशाना नहीं चूकूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पीछे बहुत सारे हंटर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं और वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं जितना हो सके थॉमस से दूर हो जाओ। और यहाँ पर हमें थॉमस को दिखाया जाता है जो कि अभी भी अपने स्पिरिचुअल बॉडी में है और वो ऊपर उठ के जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। इससे पहले कि वो छलांग लगाता जिन्वू आकर उसके सर पर अपने पैर को रख देता है और यहाँ पर थॉमस दोबारा से अपने उसी ब्लैक होल मतलब पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। लेकिन जिन्वू जिन्वू के सामने एक ही अटैक दो बार नहीं कर सकते तुम, और वो अपने कमांडर अथॉरिटी का यूज़ करने लग जाता है। थॉमस की पावर के वजह से एक तो जिन्वू उसकी तरफ खींचा जा ही रहा था, साथ में वो अपने कमांडर अथॉरिटी का यूज भी करता है जिससे कि जिन्वू और भी तेजी से वहां पर थॉमस की तरफ खींचा जा रहा था और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे देखकर थॉमस कहता है तो तुम हेड ऑन हेड फाइट करना चाहते हो। साथ ही में थोड़ा हैरान भी होता है लेकिन कहता है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर आ जाओ फिर। और ऐसा बोलते ही वो दोनों एक दूसरे को एक पंच मारते हैं और अपने पंच को आपस में टकराते हैं। उन दोनों के पंच में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि उसके वजह से ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी ने न्यूक्लियर बम फोड़ दिया हो, इतना भयंकर साउंड वेव फैल जाती है चारों तरफ, बस माना पावर फैली होती है उन दोनों की। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि थॉमस का वो हाथ टूट फूट गया होता है, उसकी पूरी हड्डी टूट गई होती है जिसपे कि थॉमस बहुत बुरी तरीके से शॉक में हो जाता है। जिन्वू जैसे ही देखता है कि उसका हाथ टूटने लगा है वो अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ाने लगता है और उसके पंच की पावर से यहाँ पे थॉमस सामने की बिल्डिंग को दूर तोड़ता हुआ उधर पीछे जाके गिर जाता है और चारों तरफ बस उसके चिल्लाने की आवाज़ होती है। यहाँ पर थॉमस इतना ज़्यादा दर्द में होता है लेकिन जिन्वू यहीं पर नहीं रुकता है, वो जल्दी से बहुत ही तेज भागता हुआ उसके पास आ जाता है और उसके दोनों सींगों को पकड़कर अपने नी से उसके मुंह पर एक अटैक करता है। और जिन्वू का यहाँ पर वो अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि लगभग यहाँ पर थॉमस की स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी होती है, उसकी पूरी बॉडी में दरार आने लग जाते हैं। तब यहाँ पर दिखाया जाता है एडम और वो दूसरा बंदा भी यहाँ पर आ चुके होते हैं, क्योंकि एडम एक हंटर है तो वो उस माना को फील कर पा रहा होता है कितनी माना वहाँ पर फैली हुई है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है इतना डिस्ट्रक्शन, क्या यहाँ पे दो मॉन्स्टर लड़ रहे हैं? और तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जाती है। थॉमस थॉमस अभी भी दर्द में चिल्ला रहा होता है लेकिन तभी वो उस बिल्डिंग को तोड़ता हुआ उस हट को तोड़ता हुआ गोदाम को बाहर निकल जाता है, जिसपे कि एडम कहता है क्या क्या एक मिनट, मेरे को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा, क्या वो सच में थॉमस है और ये बंदा उसे पीट रहा है? जिसपे कि वो दूसरा वाला हंटर बहुत बुरी तरीके से शॉक हो जाता है और कहता है मिस्टर एडम अब हमें क्या करना चाहिए? जिसपे कि एडम बोलता है अगर ये फाइट ऐसी चलती रही तो जिन्वू इतने गुस्से में है कि वो यहाँ पर थॉमस को जान से मार डालेगा और अब हम एक और नेशनल लेवल के हंटर को खो नहीं सकते हैं। और बस थोड़ी देर में जिन्वू वहाँ पर आ जाता है और बहुत ही गुस्से में यहाँ पर थॉमस के ऊपर लगातार एक के बाद एक पंच मार रहा होता है। और थॉमस यहाँ पर इतना ज़्यादा अधमरा हो जाता है कि कुछ कर नहीं पा रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है आखिर एक मेज टाइप का हंटर के पास इतनी पावर कैसे आ सकती है? क्या मैं ये फाइट हारने वाला हूँ? और यहाँ पर थॉमस दोबारा से जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन क्योंकि थॉमस की हालत बहुत ख़राब थी और उसका अटैक इतना स्लो था, जिन्वू उसे बड़ी आसानी से डॉज कर देता है और उसे दोबारा मारने लग जाता है। और यहाँ पर थॉमस उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो? मैं हूँ थॉमस आंद्रे द ग्रेट। जिस पर कि जिन्वू बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो और मैं ये बात तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ।
जिन्हों अपने बात को कंटिन्यू रखते हुए भी कहता है, मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम एक नेशन लेवल के हंटर हो और मैंने तुम्हें मारा तो उसके बाद क्या होगा, कितने लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और वो वहाँ पर बस एक के बाद एक उस पर पंचेस बरसाए जा रहा होता है, जिसपे कि पीछे वहाँ पर एडम बोलता है, मिस्टर सॉन्ग प्लीज़ रुक जाइए, हम एक और नेशन लेवल का हंटर नहीं खो सकते हैं, बस बहुत हो गया। लेकिन जिन्हों यहाँ पर उसकी कुछ नहीं सुन रहा होता है। जिन्हों यहाँ पर अपने पूरी पावर के साथ अपने कमांडर अथॉरिटी को अपने हाथों में इकट्ठा कर कर उस पर एक के बाद एक पंचेस बरसाए जा रहा होता है और उसके हर एक पंच से यहाँ पर थॉमस की हर स्पिरिचुअल बॉडी का एक टुकड़ा निकल रहा होता है। और यहाँ पर थॉमस को भी ये बात समझ में आ जाती है कि अब कुछ भी हो जाए वो नहीं जीतने वाला है, जिसपे कि वो जिन्हों से कहता है, बस बस तुम रुक जाओ, मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं मानता हूँ मैं हार गया, बस करो अब। और ये सब देखकर तो वहाँ पर सब शौक में होते हैं। एडम भी सोच में होता है कि आखिर क्या एक बंदा सच में थॉमस को मार सकता है। साथ ही में एडम यहाँ पे मन ही मन सोच रहा होता है, क्या सच में थॉमस को, दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जो सच में थॉमस को मार सकते हैं। नहीं, असली क्वेश्चन तो ये है, क्या कोई सच में थॉमस को छू भी सकता है। तभी यहाँ पर वो सभी हीलर को चिल्लाकर बोलता है, सभी यहाँ पर पास में आओ, इसे हील करो। जिसपे कि यहाँ पर हीलर बोलते हैं, सर हम ऐसा नहीं कर सकते, इनकी सारी हड्डी टूट चुकी है और मुंह से बहुत खून निकल रहा है, एक हाई रैंक का हीलर चाहिए इन्हें हील करने के लिए। साथ ही में वो हीलर एडम को ये भी बताता है, अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल हंटर होता तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती, ये तो एक नेशन लेवल के हंटर है, इसीलिए इन्होंने इतने पावरफुल अटैक्स को झेल लिया। और सच बताऊँ तो अगर कोई एस रैंक का हंटर भी यहाँ पर होता तो वो यहाँ पर 10 बार मर चुका होता। और साथ ही में हमें वहाँ पर सीन दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया होता है, लेकिन यहाँ पर किसी की जान नहीं गई होती है। और इतने सारे डिस्ट्रक्शन को देखकर एडम बोल रहा होता है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका है, हालांकि किसी की जान नहीं गई है और हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। तभी वो बंदा के कहता है कि हाँ डांसुक वो मर चुका है, उसकी सांसें नहीं चल रही है और यहाँ पर सांग जिन्वू का भी कोई पता नहीं है। वहीं हमें यहाँ पर डांसुक की बॉडी भी दिखाई जाती है। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है कोरिया में, सियोल पे, जहाँ पर कि सांग जिन्वू एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है। और यहाँ पर सांग जिन्वू ने अपनी शैडो एक्सचेंज का यूज़ करा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, वहाँ पे बीरू, तुम्हें पता है वहाँ पे बीरू जिन्वू को इस समय हील कर रहा होगा और काफ़ी टाइम हो गए हैं तुमने कोरिया भी नहीं देखा है। और यहाँ पर वो एक नए शैडो से बात कर रहा होता है। तब यहाँ पर हमें एक नए शैडो की बॉडी भी दिखाई जाती है और वो वहाँ पर जिन्वू से बोल रहा होता है, माई किंग मेरे को एक नाम दे दें, और ये कोई और नहीं बल्कि हांग डांसुक होता है। और यहाँ पर जिन वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा लालची और मतलबी हो, तो आज से तुम्हारा नाम ग्रीड होगा। जिस पे कि यहाँ पर ग्रीड उसे थैंक यू बोलने लगता है और यहाँ पर सांग जिन्वू उसे बोलता है, तुम अपने सर को नीचे झुकाए रखो और जब तक मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से वापस ना आ जाऊँ तुम ऐसे ही बैठे रहना यहीं पर। और वो ऐसा बोलते ही वहाँ पर उस शैडो अपने सर को नीचे झुका लेती है। और यहीं तभी सीन शिफ्ट होता है दोबारा अमेरिका के यहाँ पर, और यहाँ पे जिन्वू दोबारा से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुका होता है और यहाँ पे मीडिया वाले उसकी पिक्स ले रहे होते हैं। जिस पे कि वो बोलता है, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। जिस पे कि यहाँ पे डिप्टी मैनेजर से बोलते हैं, तुम इतनी जल्दी भूल गए, तुम्हें तो याद ही होगा ना कल तुमने क्या करा है, और उसके बाद तो तुम इस स्पॉटलाइट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। जिस पे कि यहाँ पे पीछे वाला बंदा सोच रहा होता है, तो यही है वो जिसने थॉमस आंद्रे को हराया था। तभी वो बंदा यहाँ पर जिन्वू को 2 ईयरपॉड्स देता है और वो उसे बोलता है, ये तुम्हारे लिए एक ट्रांसलेटर का काम करेंगे, वहाँ पर जितनी भी बातें होंगी सब इंग्लिश में ही होने वाली हैं, तो तुम इसके मदद से वहाँ पर सारी बातें बड़ी आसानी से सुन पाओगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गेट खुलता हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि सांग जिन्वू होता है और वो फाइनली उस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के रूम में एंटर हो चुका होता है। और बस यहीं पर हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।